हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज़ एकेडमी में। हम लोग आज बीपीएससी टीआरई 1 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और जिसमें हम लोग आज जीएस का पोर्शन सॉल्व करेंगे और जितने भी उत्तर होंगे ये सभी ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से होगा। क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन बी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी है वोल्टमीटर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी कि विद्युत विभव को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर इन दोनों का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। डी इसका सही उत्तर है। यहाँ 17 नंबर से जीएस पोर्शन की शुरुआत है, इसलिए 17 नंबर से हमने शुरुआत किया है और 1 से 16 तक मैथ का पोर्शन है। यहाँ पर अगला प्रश्न है 20 नंबर का, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। ऑप्शन ए है पीला, ऑप्शन बी है बैगनी, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला प्रकाश बैगनी है और सबसे कम अपवर्तित होने वाला प्रकाश लाल है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र है। ऑप्शन ए है अदिश मात्रा, बी है सदिश मात्रा, सी है आयाम रहित मात्रा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, बी इसका सही उत्तर है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है 21 नंबर का, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगा? उठेगी, बी है गिरेगी, सी है वैसी ही बनी रहेगी, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बी इसका सही जवाब है। डी यानी कि डेंसिटी बराबर होता है वॉल्यूम बटे, यहाँ पर होता है द्रव्यमान बटे वॉल्यूम, यानी कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यदि आयतन घटेगा तो क्या होगा? घनत्व बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा? घटेगा। यहाँ जो बर्फ है, बर्फ का जो घनत्व होता है वो कम होता है और आयतन क्या होता है? अधिक होता है। जब बर्फ का आयतन अधिक होता है और घनत्व कम होता है, ये जब पानी बनेगा यानी कि जो जल होता है उसका घनत्व अधिक और आयतन कम होता है। तो आयतन कम होने पर मान लिया जाए गिलास है, गिलास में बर्फ है और बर्फ से जब ये पानी बनेगा, जब पानी बनेगा तो इसका आयतन कम हो जाएगा और घनत्व अधिक हो जाएगा। इसीलिए जो गिलास है, गिलास की जो सतह है वो खाली हो जाएगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि मिट्टी के तेल की जो सतह है वो गिरेगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से 19 नंबर का प्रश्न है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। ऑप्शन ए है बैठने की स्थिति में, बी है खड़े होने की स्थिति में, सी है जमीन पर लेट जाने की स्थिति में, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, खड़े होने की स्थिति में। देखिए P बराबर होता है यानी कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। यहाँ पर यदि क्षेत्रफल घटेगा तो बल क्या होगा? बढ़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो बल क्या होगा? घटेगा। ये बल और क्षेत्रफल के बीच संबंध है। यहाँ पर जब क्षेत्रफल घटेगा तो क्या होगा? बल बढ़ेगा। जब कोई व्यक्ति मान लिया जाए लेट के कोई किसी वस्तु को धकेल रहा है
तो वो ज़्यादा क्षेत्रफल लिए रहेगा, तो बल कम लगेगा। अब जब कोई व्यक्ति है यदि बैठ के किसी वस्तु को धकेलता है तब भी खड़े होने की अपेक्षा ज़्यादा क्षेत्रफल रहेगा, तब भी उसकी जो है कम बल लगेगा। जब व्यक्ति खड़ा होके धकेलेगा तो सबसे कम क्षेत्रफल ग्रहण करेगा, इसीलिए बल ज़्यादा लगेगा। तो खड़े होने की स्थिति में अधिक भार धकेल सकता है। 20 का सही उत्तर होगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। यहाँ पर 22 नंबर का प्रश्न है, ये भी साइंस का प्रश्न है। इसमें है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है। ऑप्शन ए है कि गैस्ट्रिक जूस, बी है रक्त प्लाज्मा, सी है सिरका, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर इसका सही उत्तर बताइए। 7 पीएच मान मतलब होता है कि उदासीन से अधिक। तो यदि किसी का पीएच मान 7 है तो उदासीन है, 7 से अगर जो अधिक है तो क्षारीय है, और 7 से कम है तो अम्लीय है। यहाँ पर 7 से अधिक पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर क्षारीय के बारे में पूछ रहा है, क्षारीय का मान पूछ रहा है। तो गैस्ट्रिक जूस यानी कि HCl यह एक अम्ल है, और सिरका भी अम्ल है, ये दोनों अम्ल हैं, तो इनका पीएच मान 7 से कम होगा। रक्त प्लाज्मा ये जो है क्षारीय है, इसका पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि जो ब्लड होता है इसका पीएच मान 7.4 होता है, ये क्षारीय होता है। इसका जवाब ऑप्शन बी रक्त प्लाज्मा होगा। बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ से ये इंग्लिश वाला पेज है, आगे चलते हैं। ये 23 नंबर का प्रश्न है साइंस का। 23 नंबर का प्रश्न है कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग 1 मिमी, बी में है 25 सेमी, और सी में है 2 सेमी, डी में है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। सामान्य लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है? 2 सेमी होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। 25 सेमी क्या होती है? सामान्य नेत्र से देखने की, जो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेमी होती है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है 26 नंबर का। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। ऑप्शन ए में है कि एमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, बी है कि एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, सी है एमीटर को समानांतर क्रम में और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ये ओम के नियम के हिसाब से है, तो बी इसका सही जवाब है। बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर 24 नंबर का साइंस का प्रश्न है। ये कह रहा है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? ऑप्शन ए है कि कैल्शियम क्लोराइड, बी है विरंजक चूर्ण, सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस का छिड़काव किया जाता है तो विरंजक चूर्ण बनता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 27 नंबर का। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? यहाँ पर लिखा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तनु क्या होता है? एक होता है सांद्र, दूसरा होता है तनु। जहां पर HCl की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक होती है उसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। जहां पर HCl की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम होती है वहां पर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। इसमें क्या बोल रहा है कि यदि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालेंगे तो क्या बनेगा? ऑप्शन ए में कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा, बी है क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा, सी में है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, डी में है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है लोहे के चूर्ण में डालने पर हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा, ये इसका सही जवाब है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ये है। अगला प्रश्न है कि माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए है रूपांतरण,
बी है आनुवंशिकता, सी है जीन, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। माता पिता से संतान में जो लक्षण पहुंचने की प्रक्रिया है उसे आनुवंशिकता कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और आनुवंशिकता की जो इकाई होती है उसे जीन कहते हैं। बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला ये इंग्लिश वाला पेज है, हिंदी वाले पेज पे चलते हैं। यहाँ से 28 नंबर का प्रश्न है। 28 नंबर कहता है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। ऑप्शन ए है चराई, बी है वनारोपण, सी है वनोन्मूलन और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? यदि चराएंगे तो पेड़ कम होगा, बाढ़ ज़्यादा आएगी। यहाँ पर इसका सही जवाब होगा वनारोपण, यानी कि वन को लगाने से बाढ़ आने की संभावना कम होगी। बी इसका सही उत्तर है। बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? ऑप्शन ए है डिंब का निर्माण, बी है प्रोजेस्टेरॉन का स्राव, सी है एस्ट्रोजन का स्राव, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर होगा जो अंडाशय है, अंडाशय के द्वारा डिंब का निर्माण होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन ये दोनों फीमेल जो है सेक्स हार्मोन है, और ये दोनों जो हार्मोन हैं ये अंडाशय से स्रावित होते हैं। तो तीनों सही, ये बी सी इसमें तीनों सही, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 31 नंबर का साइंस का प्रश्न है कि इमली में कौन सा अम्ल है? ऑप्शन ए है मेथेनाइक अम्ल, बी है टार्ट्रिक अम्ल, सी है लैक्टिक अम्ल, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, बी इसका सही जवाब है। मेथेनाइक अम्ल चींटी के डंक में होता है, लैक्टिक अम्ल दही में होता है, बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि? ऑप्शन है कि जिंक टिन की तुलना में महंगा है, बी है टिन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है, सी है टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, डी है एक से अधिक और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसीलिए खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो जिंक होता है वो अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, तो भोजन के साथ प्रतिक्रिया करके ये पॉइजन बना देगा, तो भोजन जहरीला हो जाएगा, इसलिए जिंक की परत नहीं चढ़ाते हैं। तो सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 32 नंबर का। 32 नंबर का प्रश्न है कि कोलीफॉर्म क्या होते हैं? ऑप्शन ए है प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया है, बी है गर्म चश्मों में पाए जाने वाली बैक्टीरिया है, सी है अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया है, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ये, प्राणियों के पाचन नाल में बैक्टीरिया है जिसे कोलीफॉर्म कहते हैं। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये इंग्लिश वाला पेज है, हिंदी वाले पेज पे चलते हैं। यहाँ से ये पॉलिटी का प्रश्न है। ये यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? ऑप्शन ए है अरुण गोयल, बी है बिमल पटेल, सी है अनूप राय, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये करंट अफेयर का प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिमल पटेल नए संसद के वास्तुकार हैं, बी इसका सही जवाब है। यहाँ पर 36 नंबर का हिस्ट्री का प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी है मोरक्को, सी है इराक, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ये मोरक्को का निवासी था, बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर 34 नंबर का प्रश्न है, पॉलिटी का प्रश्न है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत
कि वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था, यानी कि संविधान सभा में जो भी सदस्य चुने गए थे, जब सदस्य चुने गए थे तो जो मत देने वाले लोग थे वो कितने परसेंट थे। ऑप्शन ए है कि 10 से 15%, बी है 20 से 25%, सी है 30 से 35%, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ई है, 10 से 15% लोगों ने मत दिया था, ये इसका सही उत्तर है। 37 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। कहाँ पर बनाया गया है? ये है हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है जम्मू कश्मीर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर में केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है, सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर 35 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? ये करंट अफेयर का प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा मध्य प्रदेश ने घोषित किया है। बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 38 नंबर का कि भारत का पहला अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है बिहार, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत का पहला सेमी कंडक्टर जो प्लांट है ये गुजरात में लगाया गया है, ये इसका सही जवाब है। 38 नंबर का प्रश्न भी करंट अफेयर का है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये इंग्लिश वाला पेज है, हिंदी वाले पेज पर चलते हैं। यहाँ से 39 नंबर का हिस्ट्री का प्रश्न है। 39 नंबर का प्रश्न कहता है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? ज्ञात प्रयास मतलब मारने का प्रयास किसने किया था? ऑप्शन है कि डॉक्टर ग्रांट, बी है पोलक, सी है इरविन, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। 1917 में बिहार के चंपारण में जब गांधी जी किसान आंदोलन कर रहे थे तो वहां पर इरविन ने, जो इरविन था, इसने गांधी जी के जो कुक था यानी कि जो भोजन बनाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था बतख मियाँ। तो बतख मियाँ को इरविन ने आदेश दिया था कि गांधी जी के खाने में जहर दे दिया जाए। तो जो बतख मियाँ थे उन्होंने गांधी जी से ये बात बोल दिया था, तो गांधी जी बच गए थे। तो यहाँ पर किसने कहा था, किसने ज्ञात प्रयास किया था गांधी जी को मारने का? इरविन ने, सी इसका सही जवाब है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है कि तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। ऑप्शन है पपुआ न्यू गिनी में, बी है नामीबिया, सी है ब्राजील, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, पापुआ न्यू गिनी में तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर 40 नंबर का प्रश्न है। 40 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि करंट अफेयर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? अब यहाँ पर I2 है यानी कि 2 I हैं और U 2 हैं। एक I से इंडिया और दूसरे I से इजराइल, एक U से USA यानी अमेरिका और दूसरे U से USA यहाँ पर, और UAE, दूसरे U से UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। अब यहाँ पर 2 U हो गए और 2 I हो गए, तो यानी कि भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका, 4 देश इसमें आते हैं। यहाँ पर भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात तीनों देश दिए हुए हैं, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। 43 नंबर का प्रश्न है कि विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? ऑप्शन ए है वाशिंगटन, बी है शिकागो, सी है न्यूयॉर्क, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क शहर के रावन विल्सन अश्वेत मुख्य न्यायाधीश चुने गए थे, जो अमेरिका के पहले अश्वेत न्यायाधीश हैं। सी इसका सही जवाब है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये करंट अफेयर का प्रश्न है। यहाँ पर 41 नंबर का प्रश्न है कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने आईसीसी ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। यहाँ पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, यहाँ पर बाइडेन है, यहाँ पर जिनपिंग है, यहाँ पर उपरोक्त में से एक से अधिक, ये है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ आईसीसी ने वारंट जारी किया है गिरफ्तार करने के लिए। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 44 नंबर का। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाए। ये 44 नंबर का प्रश्न भी करंट अफेयर का है। यहाँ पर है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, बी में है यूएसए यानी कि अमेरिका, सी है जर्मनी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका ने सिफारिश किया है अपनी संसद से कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाए। बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये इंग्लिश वाला पेज है, हिंदी वाले पेज पर चलते हैं। यहाँ 45 नंबर का प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। ऑप्शन ए है जॉर्जी गोस्पिनोवा, बी है एटवुड मार्गेट एटवुड को, सी है अरविंद अडिगा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जॉर्जी गोस्पिनोवा को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। 47 नंबर का प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर क्या थी। बिहार की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी। 21.80% थी, जिसमें महिला की जो साक्षरता दर थी वो 51.5% थी और पुरुष की जो साक्षरता दर थी वो 71.2% थी। अब ऑप्शन में यहाँ पर देखिए, ऑप्शन में कोई नहीं दिया हुआ है। 61.8% थी 2011 की जनगणना के अनुसार। कुल महिला साक्षरता दर पूछ रहा है, यानी महिला साक्षरता दर के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर महिला साक्षरता दर कितनी है, 51.5% है और पुरुष कितना है, 51.2% है। तो यहाँ पर डाटा कोई नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। महिला साक्षरता दर का डाटा इसमें नहीं दिया हुआ, ई इसका सही जवाब है। ई सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहां से 46 नंबर का प्रश्न है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन है। यह करंट अफेयर का प्रश्न है। ये है एलोन मस्क, बी है लिंडा एकारिनो, सी है पराग अग्रवाल, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, लिंडा। सीईओ के जो मुख्य कार्यकारी यानी ट्विटर के सीईओ कौन है, तो लिंडा एकारिनो है। बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 48 नंबर का कि सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, किस नाम से जानी जाती हैं। वास्तुविद के रूप में, अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में, पेपर में से कलाकार के रूप में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेपर में से कलाकार के रूप में सुभद्रा देवी को जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। ये इंग्लिश का पेज है, हिंदी वाले पेज पर चलते हैं। यहां से 49 नंबर का प्रश्न है हिस्ट्री का। यहाँ पर हिस्ट्री का प्रश्न है 49 नंबर का, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं। जो मुंडा जनजाति है और संथाल जनजाति है, ये किस पेड़ की पूजा करते हैं। ऑप्शन है इमली, बी है आम, सी है कदम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कदम। मुंडा और संथाल जनजाति छोटा नागपुर पठार में कदम की पूजा करते हैं। सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 52 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। ऑप्शन है कि यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है। सुपीरियर जो झील है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इसमें है खारे पानी की, इसलिए ये गलत है। बी में है कि यह कनाडा और अमेरिका के मध्य भौगोलिक सीमा बनाता है। तो ग्रेट लेक एरिया जिसमें सुपीरियर झील भी है, ये कनाडा और अमेरिका के बीच यहाँ पर सीमा बनाता है ग्रेट लेक एरिया। तो बी ऑप्शन सही है। सी में है कि यह दोनों देशों के मध्य 1700 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाता है, नहीं।
1700 किलोमीटर से अधिक की सीमा बनाता है। तो यहाँ पर जो सी है ये गलत है, ये गलत है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। डी में है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर 50 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? खरबूज, खीरा, तरबूज, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, खरबूज, खीरा, तरबूज, ककड़ी और सब्जियों की जो है ये जायद कृषि कही जाती है, यानी कि गर्मियों में होती है। डी इसका सही उत्तर है। जायद कृषि के अंतर्गत ये तीनों आते हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, एक से अधिक। 53 नंबर का प्रश्न है कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? ऑप्शन ए मंगल, बी है बृहस्पति, सी है शुक्र, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शुक्र। जो शुक्र है ये आकार और माप के हिसाब से किसके अनुसार है? पृथ्वी के अनुसार है, इसलिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं और पृथ्वी का जो है बहन भी कहते हैं। तो सी इसका सही उत्तर है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर 51 नंबर का प्रश्न है, ज्योग्राफी का प्रश्न है। ये कह रहा है कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। जो पी तरंगे हैं ये प्राथमिक भूकंपीय तरंगे हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है, अनुदैर्घ्य तरंग है, इसीलिए ये ध्वनि तरंगों के समान होती है। यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंग दिया हुआ है, इसलिए ये गलत है। बी में कि धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, यानी कि जहां पर भूकंप होता है, तो जहां भूकंप होता है यहाँ पर इसे उद्गम केंद्र कहते हैं, और जहां भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। तो बी इसका सही जवाब है। सी में है कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, यानी कि जब भूकंप आने वाला होता है तो जैसे जो पृथ्वी के अंदर जीव होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं, तो इससे भी पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। तो भूकंप के संबंध में कितनी बातें सही हैं? बी और सी। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर 54 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, बी है चिली, सी है वेनेजुएला, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा जो अर्जेंटीना है ये नीचे है, यानी कि जब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आप देखोगे, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर क्या है? यहाँ पर चिली है और यहाँ पर अर्जेंटीना है, यहाँ पर ब्राज़ील है और ये ऊपर वाले देश है, यहाँ पर पेरू है, और पेरू में एंडीज पर्वत श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है? ये अमेजन नदी निकलती है। और यहाँ पर अटलांटिक महासागर जो है यस आकार का, यहाँ पर ये अमेजन नदी का मुहाना है। तो पेरू से निकलती है, फिर ब्राज़ील में प्रवेश करती है, फिर यहाँ पे बोलीविया देश है यहाँ पर आती है, फिर इसके ऊपर कौन सा देश है? इक्वाडोर है, और यहाँ पर कोलंबिया है, वेनेजुएला है और गुयाना है, और इसके बाद में सूरीनाम है। इतने देशों में कौन सी ये जो अमेजन नदी है वो जाती है। यहाँ जो अर्जेंटीना है ये नीचे है, ज़्यादा नीचे है, और चिली है ये भी नीचे है। तो इन दो देशों में अमेजन नदी नहीं जाती, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी वेनेजुएला में अमेजन नदी का हिस्सा है। सी इसका सही उत्तर है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर इंग्लिश वाला पेज है, हिंदी वाले पेज पर चलते हैं। 55 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? क्षोभ मंडल, यानी कि जो वायुमंडल की 5 परतें हैं, तो सबसे निचली परत कौन है, उसके बाद कौन है? पहला है कि क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर बहिर्य मंडल। तो ये क्रम सही है। सबसे पहले क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल है, फिर ताप मंडल है यानी कि थर्मोस्फीयर, फिर बहिर्य मंडल है। तो ये इसका सही उत्तर है। बी देख लेते हैं। बी में है क्षोभ मंडल, फिर मध्य मंडल, मध्य मंडल मध्य में है, यानी कि बी इसका गलत हो जाएगा। सी है कि क्षोभ मंडल फिर मध्य मंडल, यहाँ पे भी मध्य मंडल है, मध्य मंडल बीच में है।
इसलिए सी गलत है और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ये है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर 58 नंबर का प्रश्न है कि महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं। जो परपटी है, भूपरपटी, यहाँ पर तो एक होती है महाद्वीपीय भूपरपटी और ये होती है महासागरीय भूपरपटी। तो यहाँ पर जो महासागरीय भूपरपटी है ये महाद्वीपीय भूपरपटी है और ये महासागरीय भूपरपटी है। जो महासागरीय भूपरपटी है इसकी जो चौड़ाई होती है लगभग 5 किलोमीटर के आसपास होती है और ये किससे बनी होती है, सीमा से बनी होती है। यानी SI से सिलिकॉन और MA से मैग्नीशियम, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी होती है। कौन, महासागरीय परपटी। इसका सही उत्तर कहाँ पर है, सिलिका और मैग्नीशियम। इसका शॉर्ट नेम क्या है, सीमा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है 59 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए है कि फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। बी है कंटूर को पत्थरों, घास आदि से ढकना। सी है खड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं में फसल उगाना। डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मल्चिंग शब्द है, मल्चिंग के मतलब क्या होता है कि फसल बो देते हैं और फसल के बीच में जो खाली स्थान बचता है वहाँ पर जो नमी होती है, नमी को बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थों से पेड़ के बीच का भाग ढक दिया जाता है ताकि नमी बनी रहे। इस हिसाब से इसका सही उत्तर ऑप्शन ये होगा कि फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल यानी कि जो पैरा होता है उससे ढक देते हैं जिससे नमी बनी रहती है। इसका सही जवाब ऑप्शन ये है 59 नंबर का। अगला प्रश्न है कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। ऑप्शन ए चेना जो स्थानांतरित कृषि है यह कहाँ की है, ये श्रीलंका की है। इसमें क्या दिया हुआ है, बांग्लादेश, इसलिए ये गलत है। बी है कि मिल्पा रेडोसिया यानी कि जिम्बाब्वे, जो मिल्पा कृषि है स्थानांतरित कृषि ये मैक्सिको या मध्य अमेरिका में होती है, तो इसलिए बी भी गलत है। यहाँ पे जिम्बाब्वे दिया हुआ है। सी में है कि लदांग मलेशिया में होता है, तो लदांग कृषि मलेशिया और इंडोनेशिया में होता है, इसलिए सी इसका सही जवाब है। डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 60 नंबर का कि भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। ऑप्शन है कि सूरमा घाटी कहाँ है, असम में है। बी है लूने क्षेत्र गुजरात में है। सी है केजी बेसिन यानी कृष्णा और गोदावरी बेसिन बंगाल की खाड़ी में है। डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरमा घाटी असम में है, लूने क्षेत्र गुजरात में है और कृष्णा गोदावरी बेसिन बंगाल की खाड़ी में है। तीनों सही है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। ये जियोग्राफी का प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। ये जियोग्राफी का प्रश्न है। यहाँ पर मान लिया जाए कि ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है और यहाँ पर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसे विश्व मानक समय रेखा कहते हैं। ये नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ पर वेस्ट है, यानी कि पश्चिम है और ये पूरब है। यहाँ पर ये ग्रीनविच रेखा से पूरब की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का टाइम, यानी कि 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होता है, 4 डिग्री होता है। यदि हम पूर्व की तरफ जाएंगे 1 डिग्री जाएंगे तो पूर्व की तरफ जाने पर टाइम बढ़ेगा और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो टाइम कम होगा। यानी कि जब हम ग्रीनविच रेखा से पूर्व की तरफ जाएंगे, अगर जो 1 डिग्री जाएंगे तो 4 मिनट टाइम कम होगा और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट टाइम कम होगा और पूर्व की तरफ जो है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट टाइम बढ़ेगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, यानी कि यहाँ पर ग्रीनविच जो वेधशाला है, यानी कि जो ये 0 डिग्री देशांतर है, यहाँ से हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं
और कितने डिग्री जा रहे हैं, 30 डिग्री जा रहे हैं। 1 डिग्री जाने पर 4 मिनट बढ़ता है, तो 30 डिग्री जाने पर कितना बढ़ेगा? देखिए 1 डिग्री बराबर कितना है, 4 मिनट है। हमें 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो 30 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ 30 मान आ जाएगा। अब हम इस तरफ 30 से गुणा किए हैं, तो दूसरी तरफ भी 30 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर जब 30 से 4 को गुणा करेंगे तो 120 मिनट आ जाएगा, ये मिनट है। और 120 मिनट बराबर होता है 2 घंटा, यानी कि हम जब पूर्व में जाएंगे 30 डिग्री तो 2 घंटा समय बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर जब 2 घंटा समय बढ़ जाएगा तो यहाँ पर 12 बजे हैं, यानी कि ग्रीनविच पर 12 बजे हैं, यानी कि यहाँ पर जो 0 डिग्री देशांतर है यहाँ पर 12 बज रहे हैं, तो हमें 30 डिग्री पूर्व में कितने बज जाएगा? 30 डिग्री पूर्व जाने में 2 घंटा लगेगा, यानी कि 2 घंटा यहाँ पर समय अधिक होगा। तो 12 बज रहे हैं, 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और 14 के मतलब क्या होता है? 2 बजे, यानी 30 डिग्री पूर्व में कितना बज जाएगा? 2 बज जाएगा। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ये होगा, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ इंग्लिश वाला पेज है, हिंदी वाले पेज पर चलते हैं। यहाँ से है हिंदी वाला। 61 नंबर का प्रश्न कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है अरोड़ा आसफ अली, बी है सी राजगोपालाचारी, सी है जगजीवन राम, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जगजीवन राम अस्थायी सरकार या अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री थे। सी इसका सही जवाब है। सी राजगोपालाचारी ये कला, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री थे अंतरिम सरकार में। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। 64 नंबर का प्रश्न है कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया? ये हिस्ट्री का प्रश्न है। 1922 में क्या हुआ था? गया अधिवेशन हुआ था बिहार में। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। ये ऑप्शन कह रहा है कि उरांव जनजाति ने इसमें भाग लिया था, या बी कह रहा है संथाल, सी कह रहा है सन्यासी, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जब अधिवेशन हुआ था 1922 में, इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। इस अधिवेशन में उरांव जनजाति ने भाग लिया था, ये इसका सही जवाब है, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर 62 नंबर का प्रश्न है। 62 नंबर का प्रश्न है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? ऑप्शन है फरवरी में, बी है मई, सी है नवंबर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि जो चंपारण कृषि कानून है ये कब पारित हुआ? चंपारण कृषि कानून 4 मार्च 1918 को पारित हुआ था, और इसके बाद में 1 मई 1918 को गवर्नर ने इस पर हस्ताक्षर किया था। यहाँ पर पारित पूछ रहा है, पारित होने का समय पूछ रहा है, तो कितना है? 4 मार्च 1918 को पारित हुआ था। अब यहाँ पर मार्च दिया नहीं है, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ई इसका सही जवाब है। ई इसका सही उत्तर है। यहाँ पर 65 नंबर का प्रश्न है, ये भी हिस्ट्री का प्रश्न है। इसमें है कि निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमें गलत का जवाब देना है। यहाँ है एडवोकेट ऑफ इंडिया, ये किसकी रचना है? दादा भाई नौरोजी की रचना है। तो ये रियल में किसकी रचना है? एडवोकेट ऑफ इंडिया किसकी रचना है? ये रचना जो है ये डी बसु की रचना है। किसकी रचना है? डी बसु की। यहाँ पर दादा भाई नौरोजी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बी में है यंग इंडिया महात्मा गांधी की रचना है, तो ये सही है, यंग इंडिया महात्मा गांधी की रचना है। सी है इंडियन एक्सपेक्टर सुरेंद्रनाथ बनर्जी की रचना है, तो इंडियन एक्सपेक्टर किसकी रचना है? ये बहराम जी मालाबारी की रचना है। यानी कि सी गलत है और ये गलत है, इन दोनों का मिलान गलत है। इसमें पूछ रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, यानी कि जो गलत मिलान है उसको बताना है। तो इसमें ए और सी दोनों गलत मिलान है, इसलिए इसमें हो जाएगा कि एक से अधिक गलत मिलान है, उपरोक्त में से एक से अधिक गलत है, यानी कि डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर 63 नंबर का प्रश्न है। 63 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? यह है कि अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स लेखन राजेंद्र प्रसाद ने किया। तो
बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की रचना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बी कथन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। ब्रह्मदत्त ये तीसरे नंबर के सत्याग्रही थे और दूसरे नंबर के सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। सी है कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल की रचना की। बिल्कुल बात सही है। इंडियन स्ट्रगल जो है पुस्तक, इसकी रचना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। डी है उपरोक्त में से एक से थी, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडियन स्ट्रगल की रचना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 66 नंबर का प्रश्न है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी और इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू का बनाया था। तो अध्यक्ष पूछ रहा है तो अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। यदि इसमें पूछता कि इसका गठन किसने किया है राष्ट्रीय योजना समिति का, तब सुभाष चंद्र बोस होता। यहाँ पर अध्यक्ष के बारे में पूछा है तो अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर इंग्लिश वाला पेज है, हिंदी वाले पेज पर चलते हैं। यहाँ से हिंदी वाला पेज है। 67 नंबर का हिस्ट्री का प्रश्न है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है सैयद अली जहीर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है जीवत राम भगवान दास कृपलानी, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद की रचना है महात्मा गांधी और बिहार। इसमें हमें यहाँ पर इतनी पुस्तक का बहुत बड़ा नाम है तो हमें याद कितना रखना है? इतना रखना है कि महात्मा गांधी एंड बिहार किसकी रचना है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। 70 नंबर का प्रश्न है कि किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? ये है पूना, बी है बंबई, सी है नागपुर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये इसका सही जवाब है। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना कहाँ की थी? बेलगांव कर्नाटक में की थी और उसका मुख्यालय पूना में बनाया था। अब यहाँ पर बेलगांव है नहीं, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ये हो जाएगा पूना। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 68 नंबर का कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी है भारत छोड़ो आंदोलन, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नमक आंदोलन चला था। नमक आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 71 नंबर का, हुंकार साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? ऑप्शन ए है यमुनाकार जी, बी है राहुल सांकृत्यायन, सी है सहजानंद सरस्वती, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये भी सही है, बी सी, ये तीनों सही। यमुनाकार जी, राहुल सांकृत्यायन, सहजानंद सरस्वती, इन तीनों का संबंध किससे है? हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, एक से अधिक। तो डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर 72 नंबर का प्रश्न है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ऑप्शन ए है ह्यूरोज, बी है कैंपबेल ने कहा था, सी है हडसन ने कहा था, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ह्यूरोज ने कहा था कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, रानी लक्ष्मीबाई को कहा था। ये इसका सही जवाब। 69 नंबर का प्रश्न है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? ये है अरोड़ा आसफ अली, बी है गुलाब कौर, सी है बिस्नी देवी शाह, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वयोवृद्ध महिला किसे कहते हैं? ये अरोड़ा आसफ अली को, स्वतंत्रता सेनानी ये जो रही, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय
जो ग्वालियर टैंक मैदान था उसमें कांग्रेस का झंडा भी लहराया था। इन्हें वयोवृद्ध महिला के रूप में जाना जाता है। ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये इंग्लिश वाला पेज है, हिंदी वाले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर 73 नंबर से है। 73 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर है कि नारों के नाम है, यहाँ राजनेता या राजनीतिक दल से संबंधित है। गरीबी हटाओ, यानी गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस ने दिया। बी है लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता दल पार्टी ने दिया था। सी है जोतने वाले भूमि का नारा किसने दिया था? वाम मोर्चा पार्टी ने। डी है तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा किसने दिया था नारा? एनटी रामा राव ने दिया था। यहाँ पर है ये में कौन सा है? 2। अब यहाँ नीचे मिलान करेंगे कि ये में 2 कहाँ पर है। तो ये में 2 कहाँ पर है? ये में 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। आगे चलते हैं। लोकतंत्र बचाओ ये 3 में है, तो यहाँ पर बी जो है, बी में है लोकतंत्र बचाओ। और लोकतंत्र बचाओ किस में है? 3 में है। तो बी में 3 पर कहाँ है? बी में 3 यहाँ है। बी में 3 कहाँ है? बी में 3 तो आगे है, मतलब यहाँ पर है बी में। ये में 2, बी में 3। अब है जोतने वाली भूमि, ये में है, तो सी में 1 हो गया। डी में है तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, यहाँ एनटी माधवराव है, यानी डी में 4 है, तो यहाँ पर 4 है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इसका सही जवाब। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है 75 नंबर का प्रश्न है कि किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय, बी है केशव बलिराम हेडगेवार, सी है माधव सदाशिव गोलवालकर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस कथन को किसने कहा था? दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि राष्ट्रीय पहचान यानी अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 76 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? ऑप्शन ए में कि राजस्व में कमी, बी है बेगार का उन्मूलन, सी है वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का परिवेश खोलना, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये सभी जो बातें हैं ये असहयोग आंदोलन के समय किसानों के द्वारा मांग की गई थी, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर 74 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? ऑप्शन ए है ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी कहा गया, बी है पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920 में होता, सी है द कॉमिंटर्न, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। रूसी क्रांति के समय ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी, पूर्व के लोगों का सम्मेलन और द कॉमिंटर्न, इन तीनों का उदय हुआ था। ये तीनों संस्थाएं निर्मित हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न यहाँ का 77 नंबर का कि मांटेगू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में बताया था? ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कहाँ का? वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रश्न है। यहाँ पर ये में दिया हुआ कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज, सी है माई थॉट्स, सी है लेटर्स पर्सनेज, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है कि मांटेगू की जो पुस्तक है वो द स्पिरिट ऑफ द लॉज है। इसमें इन्होंने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन बताया है। आप इसको याद रखने के लिए इसको केवल इतना याद रख सकते हैं, द लॉज पुस्तक किसकी है? तो मांटेगू की है। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये इंग्लिश वाला पेज है, हिंदी वाले पेज पर चलते हैं। यहाँ से हिंदी 78 नंबर का प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। ऑप्शन है कि रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांगों को पूरा करने तथा शाही नौसेना के लिए इमारतें लकड़ी की आपूर्ति करने के लिए वन को काटे गए, या बी है कि नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय की काफी का वृक्षारोपण करने के लिए वनों को काटे गए, या सी में कि विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निर्वनीकरण का सबसे मुख्य कारण था कि खेती का विस्तार करने के लिए जो है वन को काटे गए। सी इसका सही जवाब है। 81 नंबर का प्रश्न है कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है कि मंदी के भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, बी है मंदी ने भारतीय खेतिहरों किसानों आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया, सी है कि मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो तीनों कथन हैं, ये तीनों कथन सही हैं, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा कि उपरोक्त में से एक से अधिक। डी इसका सही जवाब है। ये ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी होगा। ये तीनों सही हैं 1929 में जो महामंदी आई थी उसके संदर्भ में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर 79 नंबर का प्रश्न है कि भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षित रक्षिता, यानी कानून तभी रक्षा करता है जब आप उसकी रक्षा करते हैं। ऑप्शन है अनुसंधान और विश्लेषण विंग, बी है भारतीय सेना, सी है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ये अनुसंधान और विश्लेषण विंग का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षित रक्षिता, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 82 नंबर का सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी। ऑप्शन है 1991, बी है 1992, सी है 1993, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1992। पिछड़े वर्गों से संबंधित 1989 में, यानी कि 1979 में, यानी कि 1979 में क्या बना, एक आयोग बना पिछड़े वर्ग से संबंधित जिसे मंडल आयोग कहा गया। और मंडल आयोग 1979 में बना था और इसने अपनी रिपोर्ट 1990 में दी। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो आरक्षण था पिछड़े वर्गों के लिए उसे 1992 में लागू किया गया। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी है 1992। और 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम आया था। पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम आया था, इसके द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी 1993 में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर 80 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और वह सफल रहा। यह हिस्ट्री का प्रश्न है। यहाँ पर है खादी खेतहरों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात, यानी कि ये अहमदाबाद मिल आंदोलन की बात करता है, ये 1918 में गांधी जी ने किया था। बी है कि कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात। यहाँ पर खादी खेतिहरों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात, यानी कि ये जो है ये किसकी बात कर रहा है, खेड़ा आंदोलन की, खेड़ा आंदोलन की बात कर रहा है। तो इसको 1918 में गांधी जी ने किया था। और बी में है कि कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात, यानी कि ये जो है ये अहमदाबाद मिल आंदोलन की बात कर रहा है। तो इसको भी 1918 में गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। सी में है कि बारदोली सत्याग्रह गुजरात, इसका आंदोलन किसने किया था, तो इसका आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये 1928 के आसपास यह आंदोलन हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बारदोली सत्याग्रह गुजरात में। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी आंदोलन में बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी।
इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, यहाँ 83 नंबर का, कि एंगस मेडिसिन द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत अंशदान था। ऑप्शन ए है कि 32%, बी है 20%, सी है 12%, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विश्व वर्ल्ड इकोनॉमी जो हिस्टोरिकल पुस्तक है, इसके अनुसार विश्व की जो जीडीपी है इसमें भारत का योगदान कितना था, 32% था। ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, यहाँ पर इंग्लिश वाला पेज है, हिंदी वाले पेज पर चलते हैं। यहाँ से हिंदी पेज है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर सूची 1 है जिसमें भारत में नारी कल्याण अधिनियम है, यहाँ पर अधिनियम वर्ष है। ऑप्शन ए में कि विशेष विवाह अधिनियम कब आया, ये 1954 में आया। दहेज निषेध अधिनियम कब आया, 1961 में आया। दहेज निषेध अधिनियम कब आया, 1961। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब आया, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में आया। नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम कब आया, ये 1986 में आया। अब इसका कूट मिलान करते हैं। यहाँ पर विशेष विवाह अधिनियम कब आया है, 1954 में आया है, यानी कि ये में 2 है, तो ये में 2 यहाँ है, ये में। आगे देखते हैं, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आया, यानी कि बी में 4 है, तो बी में 4 है। समान पारिश्रमिक अधिनियम ये 1976 में आया, यानी कि सी में 1 है, तो सी में 1 है। नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व ये कब आया, 1986 में, यानी डी में 3 है, तो डी में 3 है, इसलिए इसका सही जवाब कूट में ये हो जाएगा। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर अगला प्रश्न है 86 नंबर का प्रश्न है कि पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशनल इन 20th सेंचुरी किसने लिखी है। ऑप्शन ए है धर्मपाल, बी है तिलक, सी है गांधी, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस पुस्तक को किसने लिखा था, धर्मपाल ने। इस पुस्तक को याद करने का शॉर्ट नेम क्या है कि द ब्यूटीफुल ट्री किसकी पुस्तक है, तो द ब्यूटीफुल ट्री धर्मपाल की पुस्तक है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है, आप ऐसे याद रख सकते हैं शॉर्ट में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर 87 नंबर का प्रश्न है कि भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है। यह है व्यक्ति की गरिमा, बी है देश की एकता एवं अखंडता, सी है नागरिकों के न्याय उनकी स्वतंत्रता एवं समानता, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बंधुत्व शब्द है ये व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता और अखंडता, नागरिकों के न्याय उनकी स्वतंत्रता एवं समानता, ये तीनों से संबंधित है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक, डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर 85 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। ऑप्शन ए है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, बी है स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, सी है अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये तीनों चीजें हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, ये सभी चीजें स्वीकार कर लिया गया था संविधान पर विचार विमर्श करने से पहले। डी इसका सही उत्तर है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। 88 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। ऑप्शन है दीपक मिश्रा, बी है रंजन गोगोई, सी है एन.वी. रमना, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, ये एन.वी. रमना ने कहा था। सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये इंग्लिश वाला पेज है, हिंदी वाले पेज पर चलते हैं। यहाँ हिंदी वाला पेज है। 89 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारस्की तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। क्या कह रहा है, गैसीय जैव। यहाँ पर ये फास्फोरस चक्र, बी है ऑक्सीजन चक्र, सी है नाइट्रोजन चक्र, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, फास्फोरस चक्र। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है ये दोनों गैस हैं, तो इसलिए ये दोनों गैसीय चक्र हो जाएंगे। फास्फोरस एक तत्व है, ये औषधि चक्र हो जाएगा। तो यहाँ पर गैसीय जो पारस्की तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है,
यानी जो गैसीय नहीं उसे पूछा जाता है। तो फास्फोरस चक्र यह अवसादी चक्र है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ये होगा। यहाँ पर 93 का नंबर का प्रश्न है कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि दर, बी है जन्म दर, सी है सीमित जनसंख्या, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीमित संसाधन जो है ये जनसंख्या की वहन क्षमता को निर्धारित करता है। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 90 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए है सुपोषी, बी है कुछ जीवाणु, सी है जंतु, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, स्वपोषी कौन होता है, यानी कि पादप और जो वनस्पतियां होती हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन को स्वयं बनाती हैं, यानी कि अपने आप बनाती है, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। तो जो स्वपोषी होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण में अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके सूर्य की उपस्थिति में उसे कार्बनिक यौगिक के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये किसका काम है? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन कौन बनाता है? जो स्वपोषी होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ये है, स्वपोषी। और इसमें लिखा है कुछ जीवाणु, जो जीवाणु हैं ये भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इसलिए ये भी सही है। तो ये और बी दोनों सही, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न 94 नंबर का कि मेथेमोग्लोबिनीमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है। ऑप्शन ए है नाइट्रेट, बी है कैडमियम, सी है फास्फेट, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ये, यानी कि जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट से जब हीमोग्लोबिन मिलता है तो ये क्या बना लेता है? मेथेमोग्लोबिनीमिया बना लेता है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग कहते हैं। इससे जो बच्चे का शरीर होता है वो ब्लू हो जाता है, यानी कि नीला पड़ जाता है। ये कैसे होता है? जब पानी में नाइट्रेट की अधिकता होती है तब ये रोग होता है। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ये है कि नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग या मेथेमोग्लोबिनीमिया रोग हो जाता है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर 91 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्ध्य है। ऑप्शन है अवरक्त विकिरण, बी है परावैंगनी विकिरण, सी है दृश्यमान विकिरण, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर कह रहा है कि उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्ध्य, यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परावैंगनी विकिरण। परावैंगनी जो विकिरण होता है, ये जितने विकिरण दिए हुए हैं इनमें सभी से परावैंगनी जो किरण है इसका तरंगदैर्ध्य छोटा होता है, और जिसका तरंगदैर्ध्य छोटा होगा उसकी जो ऊर्जा होगी वो अधिक होगी, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। बी इसका सही उत्तर है, परावैंगनी किरण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 95 प्रश्न का उत्तर है कि परतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये है बहुदिशीय, बी है एक दिशीय, सी है त्रिदिशीय, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी ऊर्जा का प्रवाह पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय होता है हमेशा। आपको ऊर्जा शब्द आएगा तो हमें क्या याद रखना है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, इसलिए बी इसका सही जवाब है, एक दिशीय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 92 नंबर का प्रश्न है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है। ये सभी प्रश्न किसके हैं? ईवीएस के प्रश्न हैं, यानी कि पर्यावरण के प्रश्न हैं। तो यहाँ पे ये में दिया हुआ जैविक आवर्धन, बी है रूपात्मक आवर्धन, सी है तापजनक आवर्धन, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैविक आवर्धन। यानी कि जो पोषण स्तर होते हैं, पोषण स्तर 4 होते हैं, ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4। पोषण स्तर 1 में, यानी कि जो सुपोषी होते हैं पोषण स्तर 1 में आता है, यानी कि यहाँ पर वनस्पति और पेड़ पौधे होंगे। वनस्पति और पेड़ पौधों को कौन खाता है? मान लिया जाए कि टिड्डा ने खाया। जब टिड्डा ने वनस्पति और पेड़ पौधों को खाया तो इसके पास जो कीटनाशक था वनस्पति के पास, ये किसके अंदर आ गया? टिड्डा के पास आ गया।
अब मान लिया जाए टिड्डा को मेढक ने खाया है। अब जब टिड्डा को मेढक ने खाया है तो टिड्डा का जो कीटनाशक था वो किसके अंदर आ गया? मेढक के अंदर आ गया। और एक जो मेढक है वो अपने जीवन काल में कितने टिड्डा खाया होगा? तो बहुत से टिड्डा खाया होगा। तो ये प्रक्रिया बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे चौथे पोषण स्तर तक बढ़ती जाती है। तो जो लास्ट वाला होता है उसके पास जो गैर अपघटनीय रसायन होता है, यानी कि जो कीटनाशक होता है, ये सबसे अधिक मात्रा में होता है। यानी कि जो गैर अपघटनीय रसायन है वो सबसे कम किसके पास होगा? सबसे कम पोषण स्तर 1 के पास होगा। सबसे अधिक किसके पास होगा? पोषण स्तर 4 के पास होगा। तो सबसे अधिक किसके पास होगा? लास्ट वाले के पास, क्योंकि ये एकत्रित होता जाएगा, अधिक से मतलब इकट्ठा होता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इकट्ठा किसके पास हो जाएगा? 4 के पास। ये पूछ रहा है ये जो संचय की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? जो ये प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? जैविक आवर्धन कहते हैं। ये इसका सही जवाब है। यहाँ पर 96 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है? परितंत्र का संगठक है, ऑप्शन ए है जंतु, बी है पादप, सी है सूक्ष्मजीव, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो पर्यावरण के संगठक हैं ये जंतु, पौधे, सूक्ष्मजीव, ये सभी, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये इंग्लिश वाला पेज है, हिंदी वाले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर 97 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? अब लैंडफिल किसे कहते हैं? जहां पर कूड़ा करकट के जो ढेर लगाए जाते हैं, शहरों में जो कूड़ा करकट होता है उसे कहीं पर एकत्रित करते हैं, और जहां पर कूड़ा करकट एकत्रित करते हैं उसे लैंडफिल कहते हैं। वहां पर मीथेन गैस का स्राव होता है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन गैस। यहाँ पर ये में सल्फर डाइऑक्साइड, बी है मीथेन, सी है तरल पेट्रोलियम गैस, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी गैस निकलती है लैंडफिल से? मीथेन गैस। बी इसका सही उत्तर है। यहाँ पर 101 नंबर का प्रश्न कि आहार श्रृंखला में शाखांवित श्रृंखला को कहा जाता है। ऑप्शन ए है आहार तंत्र, बी है आहार स्तर, सी है आहार जाल, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आहार जाल जो है ये शाखांवित श्रृंखला को कहा जाता है। सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर 98 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? अब हमें जानना है कि कौन जंगल में जो है आहार श्रृंखला है। तो ऑप्शन ए में कि पादप, हिरण, शेर। अब ये देखो तीनों जंगल में है। पादप को हिरण ने खाया और हिरण को किसने खाया? शेर ने खाया। और ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं? हिरण, शेर और पादप जंगल में पाए जाते हैं, इसलिए ये इस प्रश्न का सही जवाब है। अब बी में देख लेते हैं। बी है कि पादप को मेढक ने खाया और मेढक को सांप ने खाया तो, लेकिन मेढक जंगल में पाया जाता है नहीं, इसलिए बी गलत हो जाएगा। सी में कि पादप को खरपतवार खाता है नहीं, इसलिए सी गलत हो जाएगा। डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ये है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप यहाँ पर 102 नंबर का प्रश्न है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितने % ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं, यहाँ पर सूर्य है और सूर्य का प्रकाश, यहाँ जब सूर्य का प्रकाश आता है पेड़ पौधों पर, तो ये सूर्य के प्रकाश का केवल और केवल 1% सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं, और बाकी जो होता है, बाकी 99% जो वैल्यू है यानी प्रकाश है, 99% प्रकाश ये लौटा देते हैं। तो पेड़ जितना उन्हें प्रकाश मिलता है सूर्य की रोशनी का, वो कितने % ग्रहण करते हैं? 1% ग्रहण करते हैं, और जो बचता है 99% उसे वापस कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना ग्रहण करते हैं? 1%, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 1%। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न 99 नंबर का कि पर्यावरण में प्लास्टिक स्पेस की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। यानी जो प्लास्टिक है वो किस क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? जीवाणु, मृतोपजीवी, परजीवी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु, मृतोपजीवी, परजीवी, ये तीनों में से किसी के द्वारा प्लास्टिक विघटित नहीं होगा।
इसीलिए इसमें होगा कि एक से अधिक के द्वारा प्लास्टिक विकसित नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है आंसर की के हिसाब से, जो ऑफिशियल आंसर की है उसके हिसाब से इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। 103 नंबर का प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। ऑप्शन है अमृता देवी बिश्नोई, बी है मेधा पाटेकर, सी है सुंदरलाल बहुगुणा, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा ने 1973 में उत्तराखंड का चमोली जिला था, वहां पर जो है चिपको आंदोलन चलाया था पेड़ को कटने से बचाने के लिए। बिश्नोई आंदोलन ये राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई ने चलाया था। मेधा पाटेकर ने 1985 में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर जो बांध था उसके विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था 1985 में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 100 नंबर का प्रश्न है कि ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल हैं। ऑप्शन है सौर सेल, बी है पवन चक्की, सी है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा कि कार्बन उत्सर्जन यानी कि प्रदूषण कौन नहीं करता है? सौर सेल, क्योंकि ये सौर ऊर्जा से चार्ज होता है, ये तो प्रदूषण नहीं करेगा, यानी कार्बन उत्सर्जन नहीं करता है। पवन चक्की पवन से चलती है यानी कि वायु से चलती है, तो ये भी कार्बन उत्सर्जन नहीं करती है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, नाभिकीय ऊर्जा जो संयंत्र है इसका ईंधन क्या होता है? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 231। ये किसका ईंधन है? ये नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का ईंधन है। और ये यूरेनियम और प्लूटोनियम ये दोनों भी कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं, तो इसलिए सौर सेल, पवन चक्कियां और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र ये तीनों कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 104 नंबर का प्रश्न है कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषण स्तर पर मौजूद होते हैं। तो पोषण स्तर 4 होते हैं। पहला पोषण स्तर, दूसरा पोषण स्तर, तीसरा पोषण स्तर और चौथा पोषण स्तर। पहला पोषण स्तर क्या होता है? पेड़ पौधे होते हैं यानी कि पादप। दूसरे पोषण स्तर पर क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। तीसरे पोषण स्तर पर द्वितीय उपभोक्ता। तीसरे पोषण स्तर पर यानी कि चौथे पोषण स्तर पर तृतीय उपभोक्ता। यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता ये दूसरे से लगाकर और चार पोषण स्तर तक पाए जाते हैं। और जो पहले पोषण स्तर पर होता है ये पादप होता है, पेड़ पौधे होते हैं। और पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। और इसमें पूछ रहा है प्रथम पोषण स्तर पर कौन मौजूद होते हैं? तो पेड़ पौधे, और ये स्वपोषी होते हैं, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ये हो जाएगा कि जो प्रथम पोषण स्तर पर है पादप होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता ये दूसरे पोषण स्तर पर है, तृतीय उपभोक्ता ये चौथे पोषण स्तर पर है, और तीसरे पोषण स्तर पर दूसरे जो द्वितीय उपभोक्ता वो है। इसका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन ये। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ये है। ऑप्शन ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर ये इंग्लिश वाला पेज है, ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ और रीजनिंग है इसमें। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये मैथ और रीजनिंग है, ये पूरा मैथ और रीजनिंग है। तो यहाँ पर 120 प्रश्न जो थे मैथ, रीजनिंग, जीएस को मिलाकर, जो जिसमें से हम लोगों ने जो जीएस का पोर्शन था उसे देखा। तो आज की जो क्लास है वो यहीं तक है। और ये जो जितने भी हमने उत्तर का डिस्कशन किया वो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से सही उत्तर को बताया है। और अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। अब हम मिलेंगे जो इसका दूसरा पेपर हुआ था TRE 1 का, उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।